Hello friend, welcome back to this video. आई होप सबकी स्टडी बहुत सही ट्रैक पे चल रही होगी। जैसा कि सबको पता है, उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही अब रिलीज होने जा रहा है और पॉसिबिलिटी तो यही दिख रही है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक इसका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यानी कि मैं फिलहाल एक मेंस पर्सपेक्टिव व्यू से एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ। तो जिसपे ये है कि मैं डेली के एक एक आंसर यहाँ पे लिखूंगा और मैं उसको आप लोग के साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। जस्ट बिकॉज ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो बिगनर हैं और जो फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, लाइक जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है, इनको पता ही नहीं है कि आंसर राइटिंग लिखी कैसे आती है। वो डोंट नो नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब एनीथिंग, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि लिखते कैसे है। बस खाली उन्होंने चीज़ें पढ़ी है, उनकी जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी खासी है, बट दे नेवर एवर ट्राई टू राइट। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस पे मैंने एक आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करी है और आप टाइम को मत देखिएगा कि कितने टाइम में लिखा है, दैट इज डजंट मैटर राइट नाउ। अभी बस आप इसको देखिए पहले, देन उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये मैंने स्पीड फास्ट मोड में डाला है। तो क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का विवरण कीजिए, और ये पीवाईक्यू है, कोई रैंडमली क्वेश्चन नहीं उठा है। और आप देख सकते हो कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। फिर डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, पहले देखिए। तो ये हिंदी मीडियम, आई एम अ हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, तो हिंदी में लिख रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो भी आप देख सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये मैंने फास्ट मोड में डाल के दिखाया था कि ऐसे ऐसे लिखा करके। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या है आखिर, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मैंने ना इससे पहले, लाइक जो ये आंसर है, मैंने इससे पहले एक और आंसर लिखा था ये, और इसमें मैंने कोई वैल्यू एडिशन नहीं करा था उस टाइम पे, ये भी आज ही लिखा था। देन अभी इसको पढ़ के सुनाता हूँ, पहले पहले इसको ही पढ़ के सुनाऊंगा। देन उसके बाद ये वाला दूसरा, इसमें मैंने थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करा। देन उसके बाद इसका ही बेस्ट फॉर्मेट नीचे बनाया मैंने कि इसमें हम और ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो एकदम बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि 3 आंसर को एक साथ टैकल करना है। तो हम शुरू कहाँ से करें? तो एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा, हाँ अब सही है। तो देखिए, तो क्वेश्चन लाइक कि उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का विवरण कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा बहुत फैक्ट्स पता होने चाहिए कि उत्तराखंड का जो इतिहास है, उसका जो साहित्यिक स्रोत है वो क्या होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि पहले साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं, हम साहित्यिक स्रोतों से क्या क्या जानकारी गैदर करते हैं और पुरातात्विक स्रोतों से क्या क्या जानकारी गैदर करते हैं, ये इतिहास लेखन के क्रम में कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सब तो हम बेसिक्स पढ़ते हैं, लाइक जब हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री को शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम ये पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत को पढ़ते हैं। जब हम आपका पूरा कालक्रम पढ़ते हैं हिस्ट्री का, तो उसमें हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 चरणों में जो बँटा होता है। तो फिर हम उसमें देखते हैं कि जहाँ पे हमें अ, साहित्यिक की चीज़ें प्राप्त नहीं होती है, वहाँ पे हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत है या जो साइट्स है, उनका सहारा लेते हैं। और फिर धीरे धीरे हमें फिर जो साहित्य है उसकी पहुंच यानी उसकी एक्सेस मिलने लगती है। तो हम साहित्य और आर्कियोलॉजी को दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो फिर वहां से जो हमारा किसी भी, अगर कोई भी साइट मिली है
तो उसके हमें प्रमाण जो है और सटीक से और मतलब जो उसके प्रमाण होते हैं हम उसके बारे में और अच्छे से जानकारी गैदर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स और जो साहित्यिक स्रोत हैं, दोनों प्राप्त हो जाते हैं। अगर अ, प्रागैतिहासिक काल में जब हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं थे, तो तब हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है? तो बस ये खाली एक ओवरव्यू था कि साहित्यिक और अ, ऐतिहासिक जो स्रोत होते हैं, आर्कियोलॉजिकल ये सब जो सोर्सेज़ है, वो क्या था? तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी होगी तो पूरी देखिएगा, फ़ायदा आपको ही होगा। इट्स ओके। तो अब देखो फिर इसमें क्या है कि सबसे पहले तो एक हमें इंट्रो लिखना है। देन तो सबसे पहले इंट्रो होता है, फिर हमारा बॉडी होगी इसकी, फिर कंक्लूज़न होगा। तो आईबीसी जो फॉर्मेट होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न। तो उस फॉर्मेट में भी मैंने लिखने की ट्राई करी है। तो ये मेरा वो आंसर है जो मैंने सबसे पहले लिखा था। देन उसके बाद फिर मैंने देखा कि इसमें गलतियाँ क्या है, तो उसको सुधार के फिर मैंने थोड़ी वैल्यू एडिशन करा कि अगर कुछ फैक्ट मेरा मिस हो रहा है, तो फिर मैंने इसको पढ़ा, फिर दोबारा लिखा मैंने उसको। ये नहीं कि लाइक कि मेरे को सब कुछ ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हम कोशिश करके ही किसी भी चीज़ को अच्छे से कर कर सकते हैं, यानी कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे लिखने की, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है? और एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने अभी तक कोई मेल्स नहीं लिखा है। तो बहुत बच्चे अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा सोचेगा कि यार आपने मेंस लिखा है। नहीं, मैंने कोई मेंस नहीं लिखा है। तो आई एम ट्राइंग और पॉसिबिलिटी है कि इस बार मैं मेंस लिखूं। तो बट आई नो कि कैसे चीज़ें करते हैं, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है सही, तो इट्स ओके, यू कैन लीव। बट इफ अगर आपको लग रहा है कि सही है, तो देन कंटिन्यू करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले, इसका जो इंट्रो एक मेरे दिमाग में आया। तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पुरातत्व बोलना बंद कर देते हैं, वहाँ से साहित्य बोलना शुरू कर देता है। अतः उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी ये, तो मैंने इसको कोट करा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा जो पुरातत्व बोलना बंद कर देता है, वहाँ से साहित्य बोलना शुरू करता है, ठीक है? तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा अच्छा लगे करके मैंने इसको लिखा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा साहित्यिक जो स्रोत होते हैं, उसके बारे में हमें इंट्रो में लिखना है ना, क्योंकि बात साहित्यिक स्रोत के बारे में पूछी है। तो ये मेरा इंट्रो था। अब मैं दूसरे वाले आंसर का इंट्रो दिखाता हूँ कि उसमें मैंने इंट्रो कैसे लिखा है। और वो इंट्रो लाइक पहले मैंने देखा, पहले मैंने सर्च करा, तब जाके मैंने वो इंट्रो लिखा, ठीक है? तो अब जो मेरा दूसरा इंट्रो है, ये थोड़ा मेरे को लगा कि हाँ, ये थोड़ा सही इंट्रो है। अब इस वाले इंटरव्यू में क्या करा मैंने, जो हिस्टोरियन होते हैं, उनको मैंने कोट करा, यानी कि उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने इसका इंट्रो देने की कोशिश करी। तो अब तो देखिए इसमें मैंने क्या इंट्रो लिखा। तो इसमें इंट्रो ये है कि जो इतिहासकार ए.टी. एटकिंसन है और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, इन दोनों का मैंने विवरण दे दिया। तो जिससे क्या होगा कि अब जो एग्जामिनर होगा, उसको भी लगेगा कि हाँ भाई, इसको ना हिस्टोरियन के नाम पता है। तो अभी एटकिंसन और डबराल जी फेमस हिस्टोरियन है यहाँ के, इन्होंने कुमाऊं गढ़वाल का इतिहास के बारे में अच्छा खासा लिखा है। तो ये जरूरी है कि हमें इसको कोट करना जरूरी है। तो अब जब भी कभी भी साहित्य से संबंधित मेंस में अगर आएगा, अगर मैं मेंस लिख पाऊंगा, तो जब भी आएगा साहित्य से संबंधित, तो मैं इसी लाइन को कोट करूंगा हमेशा, ठीक है? अभी मेरा हमेशा के लिए हो गया कि साहित्य से संबंधित अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं इंट्रो के लिए इस लाइन को पूरा उतार दूंगा एज इट इज, ठीक है? तो ये भी हमें तैयार करना है, जैसे कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड हमें अपना इंट्रो और कंक्लूजन, जो बॉडी पार्ट है, उसको तैयार करना है वैसे। तो ये होती प्री प्लानिंग बिफोर मेंस, ठीक है? हमारा प्री निकल जाएगा, बट हमारा अगर मेंस तैयार नहीं होगा, तो हम कोई फायदा नहीं कि हम खाली मेंस में बैठने के लिए जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए मेंस की तैयारी अभी से बहुत जरूरी है। जब प्री होगा, प्री से 1 महीने पहले हम मेंस की तैयारी छोड़ देंगे, उस टाइम पे हम सिर्फ प्री की तैयारी करेंगे। तो अभी हम मेंस की तैयारी को साथ लेकर चल रहे हैं, लाइक 2-3 अगर आप प्रॉपर सिर्फ इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो 3-4 घंटे तो हम आराम से मेंस के लिए दे सकते हैं अभी से, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इतिहासकार जो है ना, एटकिंसन और डबराल ने साहित्यिक स्रोतों के द्वारा उत्तराखंड के इतिहास को
समझाने का काम किया है। इसके द्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा राजवंशों की वंशावलियों के बारे में पता चलता है। तो ये मेरा इंट्रो हो गया। अभी मैंने यहाँ पे इंट्रो ऐसे लगा, तो ये इंट्रो फिर मतलब मैं ना अपना आंसर खुद एग्जामिन कर रहा हूँ कि मेरे को ना किसी आंसर राइटिंग सेशन की जरूरत नहीं है। तो लाइक आप भी ऐसे करिए, अपना आंसर लिखिए, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है चैट जीपीटी करिए या फिर गूगल जेमिनाई या फिर क्लॉड, कुछ भी करो, बट अपना आंसर खुद इवेल्युएट करो। या फिर अगर कोई टॉपर की कॉपी है तो उसको देखो, क्योंकि जब हम अपना आंसर खुद इवेल्युएट करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें अपनी कमजोरी खुद पता चलती है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, हम जब हम आंसर इवेल्युएट करते हैं खुद, तो हम वहाँ पे से ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब पता नहीं ये स्ट्रेटजी काम आएगी या नहीं आएगी मेरे को, चलो देखे देखा जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, इंट्रो। तो अब इस टाइप से इंट्रो लिखना है फिर। अब देन इसके बाद जो मेन बॉडी पार्ट है उसमें मैंने क्या लिखा है, देन आगे देखते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टार्ट करा है उत्तराखंड साहित्यिक स्रोत। अब मैंने यहाँ पे एक टेबलर फॉर्म में इसको डालने की कोशिश कर दी, ट्री, जो ट्री फॉर्म में होता है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे करके। तो मैंने अब यहाँ पे लिखा कि धार्मिक ग्रंथ, लोक साहित्य, लौकिक कथाएं और विदेशी विवरण। तो धार्मिक ग्रंथ में मैंने ऋग्वेद के बारे में लिखा है, महाभारत और बौद्ध ग्रंथ। और लोक साहित्य में रास रंगिणी, जहांगीरनामा और अभिज्ञान शाकुंतलम। और लौकिक कथाएं में जो राजूला मालुसाई की कथा है उसका मैंने थोड़ा विवरण दिया है। और विदेशी विवरण में मैंने एटकिंसन और ह्यूइनसांग के बारे में लिखा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे साहित्यिक स्रोत को थोड़ा इस टाइप से लिखने की कोशिश करी थी, मतलब ये भी कोई बुरा नहीं, अच्छा ही है, फ्री फॉर्म में लिखा है। तो अब थोड़ा इसके अब आगे को देखते हैं और क्या क्या लिखा है मैंने। स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं को क्रम से केदार खंड और मानस खंड कहा गया है, ठीक है, सही बात है, स्कंद पुराण में कहा गया है। देन बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत कहकर, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, हिमवंत नहीं वो हिमवंत था, इसको करेक्ट कर लेते हैं, हिमवंत कहकर पुकारा गया है। और जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, ठीक है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है उससे संबंधित लगभग लगभग अधिकांश अधिकांश जगह में राहुल सांकृत्यायन ने मतलब इस मत को सपोर्ट करा है, ठीक है। तो ये मैंने एक कोट दे दिया राहुल सांकृत्यायन का। तो इससे थोड़ा एग्जामिनर को तो पता चल जाएगा कि चलो इसको राहुल सांकृत्यायन के बारे में पता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने हिमंत लिख दिया बौद्ध, तो ये भी फैक्ट था। स्कंद पुराण लिखा और इसमें केदार खंड और मानस खंड का हमने जिक्र कर दिया, ठीक है। तो ये सही जा रहा है अभी तक। देन आगे जो कर्ण की रास तरंगिणी है उसमें जो स्त्री देश है उस पर आक्रमण की पुष्टि भी की गई है। बल स्त्री देश का संबंध उत्तराखंड से बताया गया है, ठीक है। चलो ये भी सही हो गया कि कल्हण की जो जो कल्हण था, एक मिनट, तो कल्हण की जो रास तरंगिणी है उसमें जो शासक था ललितादित्य, ठीक है। तो उसने ना आक्रमण करा था हमारे यहाँ पे, स्त्री देश कहते थे हम उस टाइम पे यहाँ पे गढ़वाल को। तो वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, बट उस टाइम पे माइंड पे नहीं आया, ठीक है। वो मैंने ना अगले वाले आंसर में जो इसी का जो मैंने सेकंड वर्जन है उसमें क्लियर करके डाला है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या लिखा है। कुमाऊं का जो इतिहास है, जो बद्रीदत्त पांडे जिसके राइटर है, तथा जो गढ़वाल का इतिहास है शिव प्रसाद डबराल। अ, डबराल ने साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि की है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा नाम भी लिख दिया कि जो राइटर है, बट ये उतना सही पॉइंट लग नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना खाली लिखा है कि पुष्टि की है, अब ये नहीं बताया कि किस बात की पुष्टि करी है। तो तो यहाँ पे ये थोड़ा मेरे को गलत लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक अगर मैं कुछ ऐसा लिखता जिसमें मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता तो ज़्यादा बेटर रखता, ठीक है। तो चलो फिर भी सही है, मैंने एटलीस्ट नाम तो डाला उनका। फिर एटकिंसन महोदय ने साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातत्व के साथ इसकी पुष्टि पर जोर दिया है। तो ये मैंने कहीं लाइन में पढ़ा था कि एटकिंसन ने ऐसा बोला था, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। देन ये हो गया। अब मैंने पुष्टि की बात कर दी यहाँ पे कि जो साहित्यिक स्रोत है उसकी पुष्टि कैसे होती है। तो जो भी अभी मतलब मैंने ऊपर ये फैक्ट बताए इनकी पुष्टि कैसे होती है वो थोड़ा लेने की कोशिश करी है। अब जैसे मैंने लिखा है कि ऋग्वेद में खस, नाग और जो योद्धे जाति है इनका विवरण दिया गया है और इनके उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से जोड़कर देखता है। यानी कि वही कि जो मैंने ऊपर बात बोली थी उसकी मैंने पुष्टि कर दी यहाँ पे कि इन जातियों का विवरण दिया है ऋग्वेद में, तो इससे उस प्राचीन इतिहास से हम जोड़कर देख सकते हैं। देन महाभारत में पांडवों का जो स्वर्ग की ओर जाने का जो विवरण है
वो स्वर्गारोहणी पर्वत के आसपास से में जो मिले मंदिर है उससे जोड़कर देखा गया है। तो ये भी मैंने एक फैक्ट डाल दिया। और जो कालची अभिलेख है ये विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों में लिखी बातों की पुष्टि करता है। तो मैंने लिखा कि जो कालची तो बहुत पुराना अभिलेख है, तो उसमें जो उत्कीर्ण किया गया है जो उसके इंस्क्रिप्शन में, वो भी तो एक प्रकार से साहित्य हो गया। जरूरी नहीं कि हर एक साहित्य किताब में लिखा हो। मतलब वैसे तो साहित्य वही होता है, लिटरेचर होता है जो कि मतलब बुक्स में लिखता है, बट अब ये मैंने इसको कोट करने के लिए, थोड़ा इसको डिफाइन करने के लिए डाल दिया, ठीक है। देन फिर लिखा कि जो कुलिंद कत्यूरी और जो प्रारंभिक चंद पवार है, चंद कमा पवार वंशों की जानकारी, इसका स्रोत साहित्य न होकर ताम्रपत्र अभिलेख व सिक्के है। हाँ, ये भी सही बात है कि उस उस समय में तो ना साहित्यिक स्रोत थे नहीं, ठीक है। तो हमने अब इन सब के बारे में कहाँ से, जैसे कुलिंद है, इनके बारे में हमें अधिकतर सिक्कों से पता चलता है, ठीक है। इनके लिए कोई साहित्य है नहीं। तो कत्यूरी और ये प्रारंभिक चंद, इनके बारे में भी हमें या तो किसी ताम्रपत्र से पता चलता है या किसी के अभिलेखों से पता चलता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। लेकिन फिर मैंने लिखा है कि लेकिन ताम्रपत्रों से जो उडियार होते हैं, जैसे लघु उडियार, गोरखा उडियार, तो इससे हम साहित्य को निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फिर ये भी यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करी कि बात तो सही है कि अभिलेख ताम्रपत्र और सिक्के से हमें साहित्य न होकर मतलब जो पुरातत्व उसकी जानकारी मिलती है। बट फिर मैंने ये भी लिखा कि इन्हीं ताम्रपत्र और अभिलेखों से हम जो साहित्य है उसकी पुष्टि करते हैं। क्योंकि जब हम, अगर कोई चीज हमें साहित्य में मिल रही है तो फिर हम उसकी पुष्टि कैसे करेंगे? कोई ढूंढेंगे ना कि कोई उसका स्थल है या कोई ताम्रपत्र है। तो वो मैंने यहाँ पे ये इसको कोट करने की कोशिश करी है। तो इस हिसाब से मेरे को सही लगा, मतलब मैं अपना आंसर रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे सही लगा कि हाँ भाई ये लाइन जो है सही थी। देन अब फिर मैंने इसका कंक्लूजन कैसे लिखा। अब इसका जो कंक्लूजन है मैंने लिखा है कि अतः इस प्रकार जो साहित्यिक स्रोत है उसके द्वारा उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक बड़े पटल पर रखा गया है। तो अब ये उतना अच्छा इंट्रो कंक्लूजन लग नहीं रहा है, बट फिर भी सही है कि लाइक कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ लिखो। बट तो इस टाइप से था। तो अगर आपको ये वाला आंसर देख के अच्छा लगेगा तो बताना कमेंट्स पे। देन अब इसका ही ना नेक्स्ट वर्जन, उसमें मैंने बॉडी में क्या लिखा, ये थोड़ा डिफाइंड वर्जन है, लाइक इसमें थोड़ा अच्छे से लिखा है। इसमें ना मैंने एक नई चीज करी, इसमें नई चीज ये करी कि मैंने ना एक इसमें मैप डाल दिया, ठीक है। तो मैप से क्या होता है ना कि हम एग्जाम जो इवेल्युएटर है उसको हम एक अच्छा इंप्रेशन दे देते हैं कि हाँ भाई की मैप के थ्रू वो देख लेगा जल्दी जल्दी कि यहाँ पे मैंने बताया केदारखंड से बोलते हैं, इसको मानस खंड बोलते हैं, इसको श्वेत पर्वत है, यहाँ पे माया क्षेत्र जो है, ये दोनों का जो मिलाने वाला क्षेत्र से इससे इधर का क्षेत्र आपका केदारखंड हो गया। और नंदा पर्वत से आपका पूर्व का क्षेत्र मानस खंड हो गया। बीच की जो पूरी पहाड़ी है वो नंदा पर्वत सेपरेट करती है केदारखंड मानस खंड को। तो इस टाइप से समझा दिया मैंने। फिर मैंने यहीं पे लिखा है कि उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोतों को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे धार्मिक स्रोत के बारे में लिखा मैंने, वैदिक स्रोत, ठीक है, वैदिक स्रोत भी है, हाँ। फिर मैंने लिख दिया स्कंद पुराण जो कि महाभारत काल का है। फिर मैंने लिखा कि जो स्कंद पुराण है इसमें केदार खंड और मानस खंड की बात की गई है। अब मैंने लिखा नहीं उसको, बट यहाँ पे मैंने एरो के थ्रू समझा दिया उसको, ठीक है। फिर मैंने इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा लिख दिया, ठीक है, स्पेस बच रहा था, मैंने कहा लिख देता हूँ। उत्तराखंड के इतिहास को जानने में सबसे बड़ा योगदान स्कंद पुराण का है, जो केदारखंड और मानस खंड को क्रमशः गढ़वालों कुमाऊं के रूप में संदर्भित करता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक जो ये बॉडी पॉइंट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ये बहुत सही चलेगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से करना है इसको। मैप अगर बन रहा है तो बना दो, कोई इशू नहीं है। वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन करता है और हमारा फिर जो जो लिखने की हमारी वर्ड्स है ना वो कम हो जाएंगे इससे। और तो ये भी हमें एक बेनिफिट है, लाइक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें पन्ने भरने हैं, मतलब इन द लास्ट मेन मोटो तो ये ना हमें पन्ने भरना है। तो उसमें हम मैप के थ्रू भी दिखा के थोड़ा अपने वर्ड्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। देन फिर अगला मैंने लिखा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में खस, किरात, नाग जातियों का उल्लेख मिलता है। पाली ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया किसमें, ये आ गया धार्मिक स्रोतों के अंदर, ठीक है। फिर मैंने दूसरा लिखा है कि देन इसके बाद लौकिक साहित्य। हम्म, तो लौकिक साहित्य में मैंने पाणिनि का अष्टध्यायी, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, रास तरंगिणी का कल्हण। तो ये सभी साहित्य जो है ना उत्तराखंड के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। साथ साथ चंद व पवार वंशी ग्रंथ जैसे मनोदय काव्य, गढ़ राजवंश राज्य भी इतिहास को समझने में मदद करते हैं।
तो मैंने इसका वर्णन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, लौकिक साहित्य के अंदर। बट यहाँ पे गलती ये हो गई कि मैंने राजतरंगिणी का थोड़ा वर्णन करना चाहिए था। ये जो ललितादित्य है, उसने उत्तराखंड पर आक्रमण करा था, तो उसके उसके बारे में अगर थोड़ा लिख देता तो थोड़ा और वैल्यू एडिशन हो जाता, ठीक है। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में लिखा है कि जो हिंसांग है उसने गोविषाण और ब्रह्मपुर का वर्णन उत्तराखंड से किया है, उत्तराखंड के लिए क्या होना चाहिए था, तो इस टाइप से। फिर उसके बाद लोक साहित्य की मैंने बात करी है, जो लोक गाथाएं हैं, जैसे पवाड़ा है, जागर है, जो राजूली मालूसा है, इसकी कहानियां भी इतिहास की झलक देती है, ठीक है। फिर कंक्लूजन ये है कि इस प्रकार उत्तराखंड के इतिहास से इसके भौगोलिक सीमा का, राजवंशों का, समकालीन राजाओं का तथा पौराणिक स्थलों का, मंदिरों का संक्षिप्त विवरण हमें साहित्यिक स्रोतों से देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से मैंने उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोतों का विवरण कीजिए क्वेश्चन को टैकल करा, ठीक है। तो आई डोंट नो कि कितना सही कितना गलत है, बट फिर भी कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ लिखना, दैट इज मोर बेटर। और जो मैंने फैक्ट्स पढ़े थे वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे। आई थिंक यही होता है। अब इसके बाद भी कुछ और वैल्यू एडिशन होता है तो कमेंट्स करिए, वहाँ पे देखते हैं। या फिर जो भी है, मतलब मैं तो करते रहूँगा, लाइक चैट जीपीटी देखता हूँ अभी, या फिर जो भी क्लाउड है, यहाँ से इसको और अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग भी ऐसे ही करिए, पहले खुद लिखिए, फिर खुद इवैल्यूएट करिए। कोई नहीं करेगा आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। लिटरली कोई नहीं करता। अगर आप लोग पेड टेस्ट सीरीज भी खरीद रहे हो, कोई अगर किसी करवा रहे हो, तो वो भी खुद इतने अच्छे से नहीं करता है, ठीक है। उनको भी पैसा कमाना है, वो भी टाइम पास करेंगे, लाइक वैसे टाइम पास नहीं, लाइक उनकी ड्यूटी है तो करेंगे, बट उतना एक टाइम फ्रेम और एक इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना वो भी, क्योंकि उनको इतनी सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है। और आई डोंट थिंक सो कि उत्तराखंड में मेंस के लिए इतनी कोई आंसर राइटिंग करवाता है। अगर कोई करवाता भी है तो दैट, तो देखो आप लोग, इट्स ओके। देन अब थोड़ा ना यहाँ पे ये देखते हैं कि मैंने इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो कहाँ से निकला था। तो अब इसमें देखते हैं कि और हम क्या ऐड कर सकते थे। लाइक जो इंट्रो था, मैंने जैसे मैंने यहाँ से इंट्रो निकाला कि एटकिंसन और शिव प्रसाद डबराल जो है ना उसके बारे में। देन हम और क्या इंट्रो लिख सकते हैं, वो यहाँ पे से देख लेना आप लोग। ये मैंने यहाँ पे दिया है, साहित्यिक स्रोत वे लिखित ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। उत्तराखंड के इतिहास के अध्ययन में वेद, पुराण, महाकाव्य, लोक साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। ओके, इन्हीं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर उत्तराखंड के प्राचीन मध्यकालीन इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है, ठीक है। देन फिर मेन बॉडी में उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा, पुराण हो जाएगा, लोक साहित्य हो जाएगा, बौद्ध और जैन साहित्य हो जाएगा, विदेशी यात्रियों का वर्णन हो जाएगा। ये हो गया। देन यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स डालने के लिए जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में डाल दिया कि ये उत्तर पूर्व का निवास इसमें बताया गया है। और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसका प्रथम उल्लेख वेदों में मिलता है और इसको हेमवत और देवभूमि कहा गया है। देन महाभारत में जो वन पर्व है उसमें केदारनाथ और हरिद्वार में पड़ने वाले जो स्थान है उसका वर्णन किया गया है। और जो लोमस ऋषि है उसके साथ पांडवों का यहाँ आने का उल्लेख मिलता है वन पर्व से। और जो महाभारत है इसके अनुसार गढ़वाल में खश और ये मतलब इन जातियों का निवास स्थान था, ठीक है। देन पुराण में जो ब्रह्म ब्रह्म पुराण, वायु पुराण है, इसके अनुसार कुमाऊं में किरात, किन्नर, यक्ष, नाग ये जातियों का निवास है। और जो जाखन देवी मंदिर है वो यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। और जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में मतलब जो इसका केदारखंड और मानस खंड है, तो इसका जो संयुक्त क्षेत्र है उसको उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है। देन लोक साहित्य में कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, और जो कि माल नदी के किनारे रचा गया है, तो जिससे हमें एक क्षेत्र का विवरण भी पता चलता है। और धार्मिक ग्रंथों में गढ़वाल को खस जाति के लोगों का निवास बताया गया है। और बौद्ध मत का प्रचार प्रसार हुआ था जो खस जाति के लोग थे इन्होंने करा था। और कुछ लोग इनको आर्य मानते हैं, तो ये वर्णन यहाँ पे लिखा है। और बौद्ध उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया बौद्ध में। और कुमाऊं में बेरीनाग, कालीनाग मंदिर नाग जाति के निवास की पुष्टि करता है, ठीक है। तो कुल मिला के ना ऐसा है। फिर ये धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या लोक साहित्य। तो ये तो मतलब एड ऑन था कि हम कितना इसमें एड ऑन कर सकते हैं टॉपिक में। तो मेन तो ये था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आंसर दिखाया इसको, जो मैंने लिखा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो निकाली थी। तो अब देखो करना क्या, ठीक है। लाइक अभी हमने इतना इतना सब कुछ करा, तो सबसे पहले ना सिलेबस उठाओ मेंस का, उसमें टॉपिक पकड़ो। और जितने भी अभी तक पीवाईक्यू हुए हैं
साथ में ना जो लोअर पीसीएस के पीवाईक्यू उसको भी आप कवर करो, उसके जो क्वेश्चन है उसको भी लिखो, दैट इज मोर हेल्पफुल आई थिंक। क्योंकि जब सेमी आयोग कंडक्ट करवा रहा है तो क्वेश्चन ना वैल्यू करता है, ठीक है, तो उसके आंसर भी लिखो। पहले टॉपिक वाइज करो, जैसे सबसे पहले लाइक उत्तराखंड का इतिहास जो है ना उसको कवर करो, उसके जितने भी पीआईक्यू है उनको अच्छे से कवर करो। जैसे मैंने यहाँ पे साहित्यिक स्रोत का विवरण कीजिए पीआईक्यू था। अब इसके बाद क्या कहते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में खुद ही क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आगे को पूछेगा हो, या फिर अभिलेखों के बारे में लिख दो, या फिर जो भी ताम्रपत्र है उसके बारे में क्वेश्चन बना लो, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डायमेंशन है ना खुद बढ़ जाएगा, तो हमारा फैक्ट भी याद हो जाएगा इससे, और हमारा जो स्किल है वो भी सुधर जाएगा, फिर हमें लिखने की हैबिट बन जाएगी। तो ये जरूरी है, सिर्फ पीआईक्यू के भरोसे भी नहीं लगे रहना है। पीआईक्यू हमें एक डायरेक्शन देता है कि अगले बार क्वेश्चन किस वे में पूछ सकता है। जैसे अभी ये साहित्यिक स्रोत की बात कर रहा है, तो अगली बार पुरातात्विक स्रोत की बात कर सकता है, तो अगली बार में भी एग्जाम में पुरातात्विक स्रोत के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन सेम ही होगा, बस उसमें नाम होगा पुरातात्विक स्रोत, वहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। या फिर पूछ देगा ताम्रपत्र जो भी उत्तराखंड के हैं, जो भी मिले हैं, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, सब वगैरह, ठीक है। तो ऐसे हमें कवर करना है, फैक्ट भी याद करना है, क्योंकि फैक्ट भी जरूरी है, बिना फैक्ट के हम एग्जाम में लिखेंगे क्या। ये कोई ऐसा तो मतलब टॉपिक है नहीं कि हमें बस लिखे आना है ऐसे टाइप से, ऐसे में भी फैक्ट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स बहुत जरूरी है, पीटी में काम आएगा, और मेंस में तो और ज्यादा काम आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो मेंस का आंसर है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए फैक्ट्स से ही काम होते हैं इन द लास्ट। कि हम वैसे बोलते हैं ना लाइक कि फैक्ट्स कैसे याद करें, बट फैक्ट्स ही याद करने हैं ब्रो, फैक्ट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही इनफ है। देन अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट डे कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है तो उसको अच्छे से कवर करता हूँ। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आई थिंक आप लोग भी मेंस की तैयारी शुरू कर दो, अगर आपको लगता है कि आप प्री क्लियर कर लोगे। देन अगर आपको लग रहा है कि 3 महीने बहुत कम है, तो आप मेंस की तैयारी मत करो, सिर्फ आप पीटी के लिए पढ़ो, क्योंकि आपको भी जीएस भी पढ़ना होगा। तो और फिर जिसको लग रहा है कि हम कर लेंगे, तो देन कंटिन्यू विथ मी। देन गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।